हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो ये यूनिट सिस्टम की 7th क्लास है। इसके अंदर इससे पहले हमने 6 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने किडनी पढ़ा, नेफ्रॉन पढ़ा, उसके फंक्शंस देखे। फंक्शंस में हमने दो फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड सेकंड वन इज द वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। ये दो इतना कुछ हम 6th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये यूरिनरी सिस्टम की 7th क्लास है, जिसमें हम किडनी के थर्ड और लास्ट फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका थर्ड और लास्ट जो फंक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, इसको हम दो हिस्सों में बात करेंगे। पहला हम इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे और फिर हम एसिड बेस को देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक है सोडियम जिसको Na बोलते हैं, और एक है पोटाशियम जिसको K पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही, सोडियम जो है वो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है। ठीक है, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन। और जो पोटाशियम है वो मेजर इंट्रा सेलुलर कैटाइन है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है आपके कैटाइन्स हैं, और सोडियम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है और पोटाशियम इंट्रासेलुलर। इसका मतलब जो सोडियम है वो सेल के बाहर पाया जाएगा और जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, वैसे तो जो सोडियम हम खाने में भी यूज करते हैं, हम जो सॉल्ट ऐड करते हैं हमारे फूड में, उसके अंदर भी सोडियम होता है। लेकिन इन खाने या पीने वाली चीजों के अलावा भी इसके सोर्सेज हैं जो हमारी बॉडी में सोडियम और पोटाशियम का लेवल बढ़ाते हैं। जो हमारा सोडियम है वो सबसे ज्यादा इसकी इन दोनों की लार्ज अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम जूसेस। और कौन कौन से जूस में इनकी मात्रा पाई जाती है? सोडियम सबसे ज्यादा पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस। और जो पोटाशियम है वो पाया जाता है आपका पैनक्रियाटिक प्लस इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोटाशियम पाया जाता है आपका पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में। सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। अब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट का हम बैलेंस चेक करेंगे कि ये बैलेंस कैसे होते हैं। बैलेंस समझने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि इनका बैलेंस मतलब कि किस इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं हम। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं, है ना। सोडियम को पढ़ने से पहले आपको इसकी एक चीज समझनी होगी। बेसिकली मैं इसको कहता हूं वन साइडेड लव स्टोरी। वन साइडेड लव स्टोरी। जो वन साइडेड लव स्टोरी है, ये सोडियम और H2O के बीच होती है। ठीक है, यानी कि जो H2O है वो वन साइडेड लवर है सोडियम का, वन साइडेड लवर। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां सोडियम जाएगा, वेर एवर सोडियम गोज वाटर फॉलो हिम। यानी कि अगर मैं कहता हूं मेरी बॉडी से सोडियम का एक्सक्रीशन हो रहा है, सोडियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि इसके साथ कौन जाएगा? H2O जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर उसने क्या कहा है कि H2O को प्यार है सोडियम से, लेकिन सोडियम को कोई मतलब नहीं है H2O से। ही डजंट बॉदर, है ना, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो यानी कि जब जब सोडियम का लॉस होगा तो वाटर का भी लॉस होगा। जब जब सोडियम बॉडी के अंदर रोकेगा तो वो अपने साथ किसको लेके रोकेगा? सॉरी, उसके साथ कौन जाएगा? वाटर जाएगा। लेकिन जब जब आपकी बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा तो सोडियम नहीं निकलेगा, है ना। उसने पहले कह दिया कि भाई वाटर को सोडियम से प्यार है, सोडियम को नहीं।
यानी कि जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां H2O से फॉलो करेगा, लेकिन जहां H2O जाएगा वहां पे सोडियम नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने क्यों समझाया है कि अभी जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइट और बैलेंस पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको दिखाएंगे कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई सोडियम के साथ साथ कौन आता है? वाटर आता ही आता है। क्यों? क्योंकि वो उसका वन साइडेड लवर है। बस ये जो वन साइडेड लवर वाली थ्योरी है ये मैंने आपको चीजों को याद रखने के लिए बनाई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि अब हमारी बॉडी में जो वाटर ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कैसे होता है। तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो होता है रास मैकेनिज्म के थ्रू। किसके थ्रू? रास मैकेनिज्म। अब रास मैकेनिज्म क्या है? रास मैकेनिज्म को हम यहां पे लिख लेते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपको रेनिन देखने को मिलेगा, एंजियोटेंसिन देखने को मिलेगा और एल्डोस्टेरोन देखने को मिलेगा, है ना। अब इनके तरफ देख लेते हैं कि ये चीजें क्या क्या हैं। जो रेनिन है वो एक हार्मोन है, हार्मोन प्रोड्यूस बाय किडनी। और कब कब होगा ये रेनिन प्रोड्यूस? व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स इन, या फिर व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स नहीं, व्हेन लो ब्लड प्रेशर, ये ज्यादा सही रहेगा। व्हेन लो ब्लड प्रेशर डिटेक्ट बाय किडनी। और किडनी के कौन से हिस्से से? नेफ्रॉन, बाय नेफ्रॉन, और ब्रैकेट में लिख लो किडनी। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि जैसे ही आपका किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, अब उन्हें पता चलेगा कि जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है वो लो हुआ है, तो क्या रिलीज करेगा? रेनिन रिलीज करेगा। अब रेनिन आगे क्या करेगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन। जो एंजियोटेंसिन है वो क्या है? एक एंजाइम है, एंजाइम which is released from लिवर। ये कहां से प्रोड्यूस होता है? ये लिवर से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन। अब जो एल्डोस्टेरोन है ये एक हार्मोन है, हार्मोन जो कि रिलीज होता है, रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर ये तीनों हार्मोन्स काम करेंगे। रेनिन भी काम करेगा, एंजियोटेंसिन भी काम करेगा और एल्डोस्टेरोन भी काम करेगा। आगे देखते हैं कि रास कैसे काम करता है, या रेनिन का क्या काम होगा। इनमें आगे जो भी एंजाइम बीच में जो भी हार्मोन आएगा तो मैं आपको ऑन द स्पॉट डिस्कस करते हुआ चलूंगा। तो चलते हैं रास मैकेनिज्म की तरफ। हेडिंग डाल लो रास मैकेनिज्म। मैं सिर्फ रास लिख रहा हूं ना। अब ये कब एक्टिवेट होगा? जब आपका सोडियम डिक्रीज होगा, डिक्रीज सोडियम। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सोडियम डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? H2O जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जाएगा, तो मैं ले सकता हूं डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। और अगर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो रहा है तो मेरा बीपी भी फॉल होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अब अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन को कौन डिटेक्ट करेगा? किडनी। कौन डिटेक्ट करेगा? किडनी। तो ये जाएगा किडनी के पास। ठीक है, जैसे ही किडनी के पास पहुंचा तो वो रिलीज करेगी, किडनी को पता चल गया कि बीपी फॉल हो रहा है। अब उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? बीपी स्टडी चाहिए। उस जो हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था, उस अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में प्रॉपर फिल्ट्रेशन होती रहे
तो किडनी कहती है कि मुझे एक रिदम का बीप भी दे दो, है ना। तो अब जैसे ही किडनी को पता चला कि बीपी फॉल हुआ तो एक हार्मोन रिलीज कर देगी रेनिन। क्या रिलीज कर देगी? रेनिन। अब जैसे ही किडनी से रेनिन रिलीज होगा उसी टाइम पर लिवर से, फ्रॉम लिवर एक हार्मोन रिलीज होगा, एंजाइम रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिनोजन एक हार्मोन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजन। इसको रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनो नहीं एंजियोटेंसिन, बस टेंसिनो नहीं, बस टेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कौन कन्वर्ट कर देगा? यहां पे लिख देता हूं रेनिन। ठीक है, तो जैसे ही किडनी को पता चला कि ब्लड प्रेशर लो हुआ है तो वहां से क्या रिलीज होगा? रेनिन। और जैसे ही रेनिन रिलीज होगा तो लिवर से क्या रिलीज हो जाएगा? एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है, ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इट कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन सेकंड में या फिर 2 में विद द हेल्प ऑफ हार्मोन ACE। ACE के बारे में लिख लो, ये है, इसी फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये कहां से रिलीज होता है? ये रिलीज फ्रॉम लंग्स एंड PCT। ठीक है, तो लंग जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 आएगा तो लंग्स से और PCT से हार्मोन निकले, एंजाइम निकले, जिसका नाम है ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, बस यहां तक रखते हैं ACE तक। अब जो ये एंजियोटेंसिन 2 है, जो मेरा ये एंजियोटेंसिन 2 आया है, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो ये एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है? एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। एक मिनट रुको, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये क्या करवा देगा? ब्लड, जो हमारी ब्लड वेसल्स है जो उनको नैरो करवा देगा। ठीक है, तो जैसे ही वे नैरो होगा तो उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इसने ये कहा है कि जैसे किडनी को पता चला कि ब्लड प्रेशर लो है तो क्या करवाएगा? रेनिन निकलवाएगा। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन को ACE कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? सपोज करो ये ब्लड वेसल है, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो का मतलब वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब उसे नैरो कर देना, तो अगर कोई ब्लड वेसल है, अगर वो डायलेट हो जाती है तो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका बीपी फॉल हो जाएगा। इस चीज को याद रखो। अभी बस इतना याद रख लो कि जब अगर किसी वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसका ल्यूमन होगा नैरो और उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, और वहीं सेम हैंड में अगर किसी वेसल्स का वैसो डायलेशन हो रहा है तो उसका जो ल्यूमन है वो हो जाएगा डायलेटेड, और उस ल्यूमन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हो जाएगा डिक्रीज। तो इन दो चीजों को याद रख लो अभी, है ना, ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस मैं याद रखो कि अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ किसी भी ब्लड वेसल का
तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर किसी भी ब्लड वेसल का वेसोडायलेशन हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से वो क्या करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन थी ये तो रिजॉल्व आउट हो गई, है ना, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा था, इसने इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो ये ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है ये इसका परमानेंटली क्योर नहीं है, ये टेम्परेरी क्योर है, मतलब कि इसने वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया है तब जाके बीपी बढ़ा है। अब ये कितनी देर तक वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट रख पाएगा, है ना, पूरी उम्र भर तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं रखेगा। तो इसे क्या करना होगा कि जो इसका रूट कॉज है बीपी की फॉल होने का, जो क्या था, लो ब्लड वॉल्यूम, उसको ठीक किया जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ टाइम तक आपको क्या दे देगा, ब्लड प्रेशर ठीक करके दे देगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, सोडियम लो था, तो सोडियम के साथ एक कहानी तो मैंने आपको बता दी कि वाटर की, है ना, कि वाटर उसके साथ जाएगा। मैंने अभी इसको स्टार्ट करने से मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम है वो क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर है, और जो पोटाशियम है वो इंट्रा सेलुलर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर सोडियम लो है, डिक्रीज है, तो वहां पर क्या होगा, पोटाशियम हाई होगा, पोटाशियम इंक्रीज होगा। यानी कि ये अपोजिट काम करते हैं, ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है, कि जहां पे सोडियम होगा वहां पोटाशियम नहीं होगा, और जहां पे पोटाशियम है वहां पर सोडियम नहीं होगा। अगर मैं सोडियम की जगह पोटाशियम को भेज भी दूं तो सोडियम वहां से उठेगा और जहां पे पोटाशियम था वहां पर आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में यही चीज चलती रहती है। तो अगर मैं ये कह रहा है कि भाई सोडियम का लेवल डिक्रीज है, तो यहां पर जो इसने नहीं कहा है और जो हमको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर सोडियम का लेवल डिक्रीज है तो पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा, और जब जब आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल बढ़ता है आप चले जाते हो कार्डियक अरेस्ट के रिस्क पर। तो ऐसा इंसान जिसके अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ रहा है उसको वो किसके रिस्क पर है, आपके कार्डिक अरेस्ट के रिस्क पर है। तो क्या होगा, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये क्या करवा देगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देगा। लेकिन हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, पोटाशियम बढ़ रहा है और सोडियम का डिक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर तो ठीक हुआ हुआ, मुझे इस पोटाशियम को भी डील करना है, मुझे सोडियम की कमी को भी डील करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये एंजियोटेंसिन 2 है ये यहां से जाएगा, ये तो इसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, अब ये यहां से जाएगा एड्रिनल ग्लैंड पर। कहां पर जाएगा ये, एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के भी कौन से हिस्से पर, कॉर्टेक्स वाले हिस्से पर। और यहां से रिलीज होगा, यहां से रिलीज होता है रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब जो ये एल्डोस्टेरोन है ना, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस वाटर। तो एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये एल्डोस्टेरोन निकलेगा, ये जाएगा किडनी रीनल ट्यूब्यूल्स के पास, वहां से रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम और वाटर का। अब आप यहां पे देख रहे हो कि जो सोडियम और वाटर का जब रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है तो वहां पर 2 गुना पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो उसने किसको करवाया, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाया। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जहां पे सोडियम जाएगा उसके साथ साथ वाटर तो जाएगा ही जाएगा, तो कुछ पानी तो इस सोडियम के साथ आ गया और वो कुछ पानी को अलग से ही क्या करवा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। तो जैसे ये कंडीशन होगी तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, दोनों चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। सोडियम का लेवल डिक्रीज हो रहा था तो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज सोडियम लेवल, और जैसे ही सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी वापस हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और जैसे ही कंडीशन होगी ये वाले भाई साहब बंद हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर का जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया, अब जैसे ही नॉर्मल आएगा तो किडनी को क्या पता चला कि बीपी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और जैसे ही किडनी को ये पता चलेगा कि बीपी नॉर्मल हो गया है, ये रेनिन का
ये इस वाले रेनिन का प्रोडक्शन इनहिबिट कर देगी, इनहिबिट इट प्रोडक्शन। और जैसे ही रेनिन का प्रोडक्शन इनहिबिट होगा, ये पूरी की पूरी साइकिल बंद हो जाएगी और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस था वो प्रॉपरली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम को इसने क्या किया, रीअब्सॉर्ब किया, और जैसे ही सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्सक्रीशन, नहीं इसके साथ ही लिख लो, कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम। यानी कि अगर इसको सेम रखो, फिर अगर इसको क्या करना है, सोडियम को एब्जॉर्ब करना है, रीएब्जॉर्ब करना है, तो पोटाशियम को बाहर छोड़ना होगा। ये इन दोनों की मैं कहूं बेसिक फिजियोलॉजी है कि अगर सोडियम रीअब्जॉर्ब कर रहे हो तो पोटाशियम बाहर जाएगा, और अगर आप पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे हो तो सोडियम बाहर जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रास मैकेनिज्म, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज इसको दोबारा देख लो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, या फिर हमसे हमारे एमवी नर्सिंग डेस्क के इंस्टाग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ एसिड बेस बैलेंस कि किडनी कैसे हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, मैं इसको लिख सकता हूं पीएच बैलेंस, पीएच बैलेंस। अब पीएच का मतलब क्या है, दिस इज अ पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच पॉजिटिव आयन, यानी कि अब पीएच में देख लो, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है एक से मतलब जो लिमिट्स होती है वो होती है 1 से 10 तक, जो नॉर्मल होती है वो होती है 7। अगर 7 से पीएच नीचे जा रही है तो वो कहलाएगी एसिडिक, अगर 7 से ऊपर जा रही है तो वो कहलाती है एल्कलॉसिस, यानी कि बेसिक। ठीक है तो अब आपकी बॉडी में पीएच को कैसे बैलेंस करना है, यानी कि पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आपकी बॉडी में जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स रहेंगे, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन्स रहेंगे, उतनी ही ज्यादा बॉडी एसिडिक होगी। तो उसको क्या करना है ये क्या करेगा पीएच के लिए कि इन हाइड्रोजन्स को उठाएगा और कहां पे सिक्रीट कर देगा, इनको बफर सिस्टम से मीट करवा देगा, मीट द हाइड्रोजन आयंस टू द बफर सिस्टम। अब बफर सिस्टम क्या है, वो बफर सिस्टम वो होते हैं जो हमारी बॉडी के एसिड बेस को बैलेंस करके चलते हैं। तो इनमें से एक होता है हमारा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जिससे बनता है आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अभी बताता हूं, देखो H पॉजिटिव फ्री आयन था, ये मिक्स होगा बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 से। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, HCO3, और ये आपको बना के दे देगा एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो यहां पे आ जाएगा H2CO3। अब ये जो H2CO3 है ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, इसको बाहर निकलने से पहले टूटना होगा, तो ये फर्दर टूटेगा। इसको अब यहां से आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक तो आपको H2O मिल जाएगा और एक आपको मिल जाएगा CO2। अब जो CO2 है वो तो एक्सपायर्ड आउट हो जाएगी, एक्सपायर्ड आउट बाय द लंग्स। ठीक है, और जो H2O है ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट बाय किडनी एज यूरिन। तो एक तो ये इसको उड़ा देगा, दूसरा जो बफर सिस्टम वो है अमोनिया, दैट वन इज एमोनिया। अब अमोनिया क्या करेगा, ये इसने तो बाइकार्बोनेट तो कार्बोनिक एसिड बनाया, ये बनाएगा अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस। और इसका हम देख लेंगे H, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH
3, ठीक है। और जैसे ही अमोनिया के साथ इसके ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा तो ये हो जाएगा NH4 और इसको बॉडी आइदर यूरिन और आइदर फीसिस दोनों के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देगी और आपके एसिड कंपोनेंट्स को बॉडी से बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा। तो ऐसे आपकी बॉडी एसिड बेस बैलेंस को डील कर लेगी, ठीक है। तो ये मेरा किडनी का लास्ट और थर्ड फंक्शन था जो था इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, उससे पहले हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो अब तक हमने यूरिनरी सिस्टम की 7 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, प्ले लिस्ट अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आपके इस लव से, आपके इस हेल्प से हमें मोटिवेट मिलता है वीडियोस को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो सीरीज आपको मिल रही है इसमें पूरी टीम लगी हुई है, इसमें बहुत मेहनत करी जाती है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़, हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कोई डाउट होता है कमेंट करो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करवाओ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।